इससे पहले हमने आपको थ्योरी ऑफ मशीन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कराया था। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज गिवन बाय वेयर एम इक्वल्स टू मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, ओमेगा इक्वल टू एंगल स्पीड ऑफ crank, r equals to radius of crank, theta equals to angle of inclination of crank with the line of stroke, and equals to ratio of the length of connecting rod to radius of crank। तो आपको इसमें प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स निकालना है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टीयरिंग ऑफ ए सीप मीन्स। आपको स्टीयरिंग ऑफ सीप का मीनिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्निंग ऑफ ए कंप्लीट सीप इन ए कर्व टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट वाइल इट्स मूव फॉरवर्ड। जो टर्निंग होता है कंप्लीट टर्निंग होता है वो लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट और राइट, जब ये मूव करता है तो टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, वही होता है उसका स्टीयरिंग ऑफ सीप। दैट इज द स्टीयरिंग ऑफ ए सीप मीन्स टर्निंग ऑफ ए कंप्लीट सीप इन ए कर्व टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट वाइल इट मूव्स फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ वॉट गवर्नर इज। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ऑप्शन डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। जो हाइट ऑफ वाट गवर्नर होता है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एज shown in the below figure, if the length OB is greater than OA, then the force P at C should act in downward direction। आपको इसमें बताना है कि जो इसमें दिया है सबसे पहले कि जो आपका लेंथ OB है वो ग्रेटर देन आपका OA से है, तो आपको इसमें और जो फोर्स P लग रहा है एट C पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसमें आपको चेक करना है कि ये होगा कंडीशन या फिर अप्लाई होगा या नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया है आपको यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी अनप्रिडिक्टेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ऐसा नहीं होगा, नो। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग पेयर। तो इसमें आपसे साफ पूछा जा रहा है कि इसमें जो स्लाइडर क्रैंक होता है, स्लाइडर क्रैंक मेकानिज़म, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्निंग पेयर होते हैं और कितने स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो स्लाइडर क्रैंक मेकानिज़म होता है उसमें नंबर ऑफ 3 टर्निंग पेयर एंड नंबर ऑफ 1 स्लाइडिंग पेयर होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 1। क्वेश्चन नंबर 6, काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव। इसमें पूछा जा रहा है कि काइनेमेटिक पेयर कौन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है पॉइंट आर लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट्स व्हेन इन मोशन, ऑप्शन बी सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट व्हेन इन मोशन, ऑप्शन सी एलिमेंट ऑफ पेयर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, ऑप्शन डी टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव टू एलिमेंट्स हैव दैट परमिट रिलेटिव मोशन। मतलब कि काइनेमेटिक पेयर ऐसे पेयर होते हैं जो कि दो एलिमेंट जो होते हैं रिलेटिव मोशन में मूव करते हैं, ऐसे पेयर को काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the displacement of the reciprocating roller follower when it has contact with the straight flank of the tangent cam is given by where r1 equals to minimum radius of the cam, r2 equals to radius of the roller follower and theta equals to angle turned by the cam from the beginning of the follower displacement। इसमें आपको सीधे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोअर का।
जब ये स्ट्रेट फ्लैंक के कांटेक्ट में हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, R1 + R2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आर सेड टू ऑकर व्हेन द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव। तो इसमें पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कब बोला जाएगा, जब पार्टिकल ऑफ बॉडी, जो बॉडी का जो पार्टिकल है किस डायरेक्शन में मूव करेगा कि उसे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरेलल टू इट्स एक्सिस। That is, longitudinal vibration are said to occur when the particles of a body moves parallel to its axis. Question number 9. When brakes are applied to all the four wheels of a moving car, the distance traveled by the car before it is brought to rest will be। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिमम। इसमें पूछा जा रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं 4 व्हील ऑफ ए मूविंग कार, तो उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है जब बिफोर ब्रॉड द रेस्ट में आने से पहले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिमम। व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू ऑल द 4 व्हील्स ऑफ ए मूविंग कार, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिफोर इट इज brought to rest will be minimum. Question number 10. In a drag link quick return mechanism, the shortest link is always fixed. The sum of the shortest and longest link. इसमें पूछा जा रहा है सिंपली कि ड्रैग लिंक क्विक रिटर्न मेकानिज्म में जो शॉर्टेस्ट लिंक होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक को जब उसका सम कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेस देन सम ऑफ अदर टू। दैट इज, इन ए ड्रैग लिंक क्विक रिटर्न मेकानिज्म द शॉर्टेस्ट लिंक इज ऑलवेज फिक्स, द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन सम ऑफ अदर टू। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ए कॉनिकल पायोड बियरिंग कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शनल टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा कॉनिकल पायोड बियरिंग पे जब हम यूनिफॉर्म वियर कंसीडर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/2 म्यूड WR कोसेक अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 12, इन वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम इफ ω/ω and greater than 1, then the phase difference between the transmitted force and the disturbing force is। तो आपसे इसमें साफ साफ पूछा जा रहा है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम दिया हुआ है और इसमें कंडीशन दिया हो कि ω/ω एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आपको फेज डिफरेंस बताना है ट्रांसमिटेड फोर्स और डिस्टर्बिंग फोर्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तभी कंडीशन अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ portal governor when length of arm and link are equal to the height of what governor each, where m mass of the ball and m mass on the sleeve। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो पूछा जा रहा है पोर्टर गवर्नर, हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर टू द हाइट ऑफ वॉट गवर्नर का रेशियो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, m/m प्लस कैपिटल M by small m, where small m mass of the ball and capital M mass on the sleeve। So right answer is C, small m plus capital M by small m। Question number 14, in a shaper mechanism the coriolis component of acceleration will be। इसमें पूछा जा रहा है कि शेपर मेकानिज्म में कोरोलिसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी एग्जिस्ट, ऑप्शन सी डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ क्रैंक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एग्जिस्ट करता है। इन ए शेपर मेकानिज्म द कोरोलिसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन विल एग्जिस्ट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए स्टीम इंजन one method of obtaining the ear layer cut off with a simple slide valve is by increasing the angle of advance of the eccentric
while the throw of the electric eccentric. Steam lamp and exhaust lamp are kept constant. This method will be। आपसे इसमें दिया गया है कि स्टीम इंजन है, उसमें आपको एयर लाइन कट ऑफ स्लाइड वॉल्व इज इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ एडवांस ऑफ द इसेंट्रिक वाइल द थ्रो ऑफ द इसेंट्रिक। स्टीम लैम्प और एग्जॉस्ट लैम्प आर केप्ट कांस्टेंट। इसमें आपको स्टीम लैम्प और एग्जॉस्ट लैम्प को कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो ये मेथड क्या बोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिड्यूस length of active stroke of piston. That is, in a steam engine, one method of obtaining the air layer cut off with a simple slide valve is by increasing the angle of advance of the eccentric while the throw of the eccentric. Steam lamp and exhaust lamp are kept constant. This method will reduce length of effective stroke of the piston. यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।